नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप किस तरह से पता कर पाएंगे कि जो मैरिज टाइमिंग है उसे किस तरह से कुंडली से देखना है। तो विवाह का समय या फिर आपके जीवन साथी से जब आप मिल सकते हैं वो समय हम किस तरह से देख सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको एक जातक या जातिका की कुंडली में दशा को देखना चाहिए। तो कौन सी महादशा चल रही है वो आपको देखना चाहिए। और महादशा, यहाँ पे मैं विंशोत्तरी दशा की बात कर रही हूँ। तो अगर महादशा में ऐसे जो महादशा लॉर्ड, जो प्लैनेट होंगे, जो ग्रह होंगे, वो ग्रह अगर 2, 7 और 11 भावों को दर्शा रहे हैं या द्वितीय भाव, 7वें भाव या 11वें भाव से जुड़े हैं, महादशा के जो स्वामी हैं या जो ग्रह महादशा लॉर्ड है, तो फिर ये एक संकेत है कि विवाह इस महादशा में हो सकता है। प्रिय दर्शकों, आपको ये भी देखना है कि अंतर्दशा, अगर मान लीजिए महादशा इन तीनों भावों में से कोई भी भाव को नहीं दर्शा रहे हैं, तो फिर अंतर्दशा लॉर्ड जो प्लैनेट हो रहे हैं, अंतर्दशा में ज़रूर इन 3 भावों से या एटलीस्ट द्वितीय भाव या सप्तम भाव से संबंध होना चाहिए अंतर्दशा के स्वामी का। और प्रत्यंतर दशा के जो लॉर्ड हैं या स्वामी हैं, वो ग्रह जो है, तो उनका संबंध 11वें भाव से ज़रूर होना चाहिए। अगर अंतर्दशा के जो स्वामी हैं उनका संबंध सिर्फ सप्तम भाव से है, तो फिर प्रत्यंतर दशा के जो स्वामी हैं वो ग्रह, उनका संबंध द्वितीय और 11वें भाव से होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, लेकिन महादशा के जो स्वामी हैं, महादशा लॉर्ड है, मान लीजिए आपकी अगर शनि की महादशा चल रही है, तो शनिदेव आपके महादशा के लॉर्ड बन गए हैं। तो शनिदेव जो है वो जिन भावों को लेकर चलेंगे या जिन भावों को दर्शाएंगे या जिनसे कनेक्टेड रहेंगे, वो भाव विवाह के लिए नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अगर महादशा के जो लॉर्ड हैं, यहाँ पे जैसे उदाहरण के स्वरूप मैंने आपको शनिदेव के बारे में बोला, तो शनिदेव जो है वो अगर 7वें और 8वें भाव को दर्शा रहे हैं, तो ये विवाह के लिए सही समय नहीं होता है, क्योंकि 8वां भाव जो है वो किसी भी चीज़ की समाप्ति को दर्शाता है, तो वो विवाह में बाधा उत्पन्न कर सकता है। प्रिय दर्शकों, और विवाह ना होना ऐसा योग बना सकता है उस महादशा में। तो 8वां भाव नहीं होना चाहिए, महादशा स्वामी 8वां भाव से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। अगर महादशा के जो लॉर्ड हैं उनका संबंध 12वें भाव से हो रहा है, मान लीजिए सप्तम भाव और 12वें भाव से, तो भी शादी हो सकती है। ऐसा मैंने कई कुंडलियों में देखा है कि शादी हो जाती है, हाँ, लेकिन शादी के पश्चात जो है कहीं और जाके सेटल होना वो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर सप्तम भाव और 12वें भाव का संबंध है, तो किसी और विदेश में जाकर, या फिर आपके देश, आपके प्रदेश से बिल्कुल अलग प्रदेश में जाकर रहना चाहिए शादी के बाद। या फिर आप जिनसे शादी कर रहे हैं वो किसी फॉरेन कल्चर, अलग समुदाय के हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा मैंने देखा है। और उसके बाद आपको ट्रांजिट देखना चाहिए, गोचर देखना चाहिए। गोचर जो है, अगर गोचर में भी जो शनि देव का गोचर और बृहस्पति देव का गोचर आपको देखना चाहिए। तो अगर ये 2 ग्रह उनके गोचर भी शुभ भावों को प्रभावित कर रहे हैं, शादी के लिए जो सबसे ज़रूरी भाव है वो है द्वितीय, सप्तम और 11वां भाव। और अगर गोचर के जो शनि हैं और गोचर में अगर गुरु पंचम और नवम भाव, प्रथम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो ये धर्म त्रिकोण के भाव है, तो ये शादी के लिए शुभ हो सकते हैं। तो आपको देखना चाहिए। कभी कभी मैंने देखा है केवल दशा से ही ऐसा जो हम समझते हैं कि दशा
महादशा के जो स्वामी हैं, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा, उसी से हमें संकेत मिल रहा है कि शादी हो सकती है, क्योंकि किसी न किसी तरह से द्वितीय, सप्तम और 11वें भाव दिखा रहे हैं। द्वितीय भाव मतलब परिवार का होता है, जो कि शादी के बाद हमारा परिवार, जो हमारे डेफिनेटली जिनसे शादी होती है वही हमारे परिवार हो जाते हैं, और परिवार बढ़ जाता है। तो द्वितीय भाव, सप्तम भाव शादी का होता है, और 11वां भाव जो है जीवन साथी का भी सप्तम भाव होता है। 11वां भाव किसी भी रिश्ते से जो लाभ हमें मिलता है या किसी भी कार्य से जो लाभ है वो 11वें भाव से देखते हैं। तो ये तीनों भाव ज़रूरी है। तो आप देखिएगा कि जो गोचर में जो ग्रह है शनि और गुरु, वो उस समय कौन से जातक के कौन से भाव में गोचर कर रहे हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। अगर गोचर में शनि ग्रह और गुरु ग्रह अगर शुभ भावों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं और जो भाव शादी के लिए उपयुक्त हैं उनको प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो मैंने ऐसा देखा है कि साधारणतः ये शादी के लिए या विवाह के लिए शुभ नहीं होता। ये मैंने देखा है। अगर केवल दशा की वजह से शादी हो भी गई तो उसके बाद परेशानी आ सकती है, क्योंकि गोचर में जो शनि और गुरु है उनकी शुभ दृष्टि नहीं थी। तो आपको देखना चाहिए कि गोचर में जो शनि है उस समय, मान लीजिए अगर शनि जिस समय एक जातक की शादी हो रही है, मान लीजिए 2008 साल में जातिका की शादी हुई थी, तो उस समय मान लीजिए शनि अगर सिंह राशि में गोचर कर रहे थे, तो सिंह राशि अगर जातिका के लग्न में है या पंचम भाव में है या नवम भाव में है तो ये शुभ माना जाता है। या फिर अगर शनिदेव जातिका या जातक की कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर गोचर कर रहे हैं या सप्तमेश के ऊपर गोचर कर रहे हैं तो वो भी शुभ है। अगर जो लग्न के जो स्वामी है, जो अगर लग्नेश के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो लग्नेश का कोई भी संबंध होना चाहिए, दृष्टि का या किसी भी तरह का संबंध युति का होना चाहिए सप्तमेश के साथ, या फिर लग्न का सप्तम भाव से भी कोई संबंध होना चाहिए। तो फिर अगर लग्नेश के ऊपर भी दृष्टि पड़ रही है तो भी ये शादी के लिए शुभ माना जाता है। किसी भी जातक के लिए अगर शुक्र के ऊपर से गोचर हो रहा है शनि या गुरु का, तो वो भी शुभ माना जाता है शादी के लिए। और अगर जैसे कि अगर जातिका की कुंडली है, स्त्री जातक है, तो अगर शनि या गुरु का गोचर मंगल के ऊपर हो रहा है, या फिर अगर गुरु के ऊपर जो कुंडली के गुरु हैं उनके ऊपर से भी गोचर कर रहे हैं, या उन पर भी अगर गोचर में शनि या गुरु की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के गुरु या मंगल पे, तो भी ये जातिका के विवाह के लिए शुभ माना जाता है। और जातक के विवाह के लिए शुक्र के ऊपर गोचर, और किसी भी जातक के लिए, क्योंकि शुक्र विवाह के कारक होते हैं, तो शुक्र के ऊपर गोचर शादी के लिए शुभ माना जाता है। प्रिय दर्शकों, अब आपको ये देखना चाहिए कि गोचर के बारे में मैंने आपको बोला, तो शनिदेव एक राशि में 2.5 साल के लिए गोचर करते हैं। एक राशि में 2.5 साल के लिए एक राशि में रहते हैं गोचर में, एक राशि में। तो वो जो 2.5 साल का वक्त है, उन 2.5 सालों में आपको देखना चाहिए कि गुरु की भी दृष्टि जो है वो कहाँ पड़ रही है गोचर में। गोचर के जो गुरु हैं उनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है। तो गुरु एक राशि में 1 साल तक रहते हैं, तो आपको अच्छी तरह पता चल पाएगा कि किस साल में जातक का विवाह हो सकता है। तो जिस साल में गुरु जातक के प्रथम, पंचम, नवम भाव को प्रभावित कर रहे हैं वो शुभ है, लेकिन ज़रूरी है अगर गुरु जातक के सप्तम भाव, सप्तमेश के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है या गोचर में आ रहे हैं तो वो ज़्यादा शुभ होता है, या शुक्र के ऊपर।
और शनि भी गोचर में अगर इन भावों के ऊपर से गोचर कर रहे हैं या फिर शनि की दृष्टि अगर गोचर में इनमें से किसी भाव पे पड़ रही है या शुक्र पे पड़ रही है तो वो भी शादी के लिए शुभ माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, इसका और एक ग्रह है जिस ग्रह का गोचर भी विवाह के लिए शुभ है। अब शनिदेव, गुरु तो आप जानते हैं, गुरु वृद्धि के कारक हैं, गुरु समृद्धि के कारक हैं, तो गुरु का गोचर शादी के लिए शुभ होगा। लेकिन आप में से किसी के मन में ये सवाल उठ सकता है कि शनिदेव के गोचर की क्या ज़रूरत है, क्योंकि शनिदेव तो विलंब की स्थिति पैदा करते हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन शनिदेव का जो गोचर है वो भी अगर शनिदेव की दृष्टि जो तीसरी, सप्तम और दशम दृष्टि है शनिदेव की, और शनिदेव जिस भाव के ऊपर से गोचर कर रहे हैं वहाँ से वो उनकी ये 3 दृष्टियाँ होंगी, तो वो भी आपके कुंडली के अगर सप्तम भाव सप्तमेश को प्रभावित कर रहे हैं, अगर लग्नेश को कर रहे हैं तो लग्नेश का संबंध सप्तम भाव या सप्तमेश से होना चाहिए या फिर शुक्र के ऊपर से। तो वो शुभ क्यों होता है? क्योंकि शनिदेव हमारे कर्म को दर्शाते हैं। शनिदेव जो हमारी कुंडली में एक अवस्था में बैठे हैं, कुंडली की शनि के जो शनि हैं वो भी हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उसके ही आधार पर इस जन्म में हमें शनिदेव किसी भी एक पर्टिकुलर राशि या भाव में शनिदेव स्थित मिलते हैं। तो इसीलिए शनिदेव का भी संबंध हमारे कर्मों से होता है जो कि पूर्व जन्म से भी जुड़े हैं। और विवाह एक कार्मिक बंधन है, जिसे कहते हैं एक कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। तो जो जीवन साथी है उनसे एक कार्मिक हमारा रिश्ता होता है जो कि केवल इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से भी जुड़ा हो सकता है या किसी भी पिछले जन्म से जुड़ा हो सकता है, या आगे के जो जन्म हैं उनमें भी उनके साथ वो रिश्ता रह सकता है। तो शनिदेव एक कार्मिक रिलेशन को दर्शाते हैं, ठीक है। तो कोई भी कर्म संपन्न नहीं हो सकता शनिदेव की दृष्टि के बिना, ऐसा है, क्योंकि शनिदेव ही कर्म के कारक हैं। और विवाह भी एक इवेंट है, एक कर्म है जीवन में। तो प्रिय दर्शकों, आपको ये देखना चाहिए। और गुरु के गोचर के बारे में मैंने बोला। अब केतु ग्रह जो है, केतु ग्रह का भी गोचर आपको देखना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि केतु का गोचर क्यों? क्योंकि केतु तो विवाह में बाधा सृष्टि कर सकते हैं। केतु जो है वो अलगाव के कारक होते हैं। लेकिन केतु केवल अलगाव के नहीं, केतु जुड़ाव के भी कारक होते हैं। किसी भी चीज़ को जैसे तोड़ना हम केतु से देखते हैं, उसी तरह जोड़ना भी हम केतु से ही देखते हैं। तो मंगलसूत्र जो शादी में जो एक बहुत ही पवित्र एक धागे में जो मोती या जो भी रहते हैं मंगलसूत्र की जो के माला में, तो वो जो है वो एक जो शादी का चिन्ह होता है एक औरत के लिए। तो मंगलसूत्र के केतु जो है वो मंगलसूत्र को भी दर्शाते हैं, क्योंकि केतु जो है वो धागा, किसी भी धागे के जो कारक हैं वो केतु होते हैं। जिस धागे में हम मोतियाँ पिरोकर मंगलसूत्र बनाते हैं तो वो धागा भी केतु ही दर्शाता है। तो शादी का जो बंधन है, और केतु एक देखा जाए तो केतु एक आध्यात्मिक ग्रह भी है, और शादी एक आध्यात्मिक, एक सामाजिक तो है ही, इसलिए शनिदेव की दृष्टि मंजूरी, और केतु एक और विवाह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान भी है। ये केवल 2 लोगों को, 2 शरीरों का नहीं बल्कि 2 आत्माओं का भी मिलन होता है शादी, और केतु आत्मा के भी कारक होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए केतु की भी शुभ दृष्टि ज़रूरी है। अगर केतु की शुभ दृष्टि, केतु की दृष्टि या गोचर में अगर केतु आ रहे हैं सप्तम भाव पे, अगर दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे या सप्तमेश पे या शुक्र पे, तो ज़रूर ये विवाह के लिए शुभ होता है। अगर लग्नेश पर है तो लग्नेश का संबंध सप्तमेश या सप्तम भाव से होना चाहिए, और पंचम या नवम भाव पर भी अगर केतु की दृष्टि है तो वो भी शुभ माना जाता है विवाह के लिए।
तो प्रिय दर्शकों, आपको दशा और गोचर दोनों ही देखना चाहिए विवाह के लिए, विवाह के समय के लिए। और अगर आपकी कुंडली में, और आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या आपकी कुंडली में जो लग्नेश है या लग्न भाव के जो भी स्वामी हैं और सप्तमेश जो है वो किस स्थिति में एक दूसरे से, लग्नेश और सप्तमेश वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर या कितने भाव की दूरी पर बैठे हैं, ये भी आपको देखना चाहिए प्रिय दर्शकों। अगर लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे से उनकी जो दूरी है या जो उनका जो प्लेसमेंट है, अगर 6-8 की पोजीशन है, मतलब अगर लग्नेश से सप्तमेश जो है वो छठे भाव में चले गए, तो फिर सप्तमेश से लग्नेश अष्टम भाव में चले जाएंगे, ठीक है। तो वो शादी के लिए शुभ नहीं माना जाता। तो चाहे मैंने देखा है, अगर लग्न कुंडली में ये स्थिति है तो दशा भले जो भी ग्रह की दशा हो, और गोचर में भी भले जो भी जितनी भी चाहे शुभ दृष्टि पड़े, ऐसा मैंने देखा है। 6-8 का जो पोजीशन होता है वो लग्नेश और सप्तमेश। लग्न में अगर मान लीजिए आपका मिथुन राशि है तो आपके लग्नेश होंगे बुध ग्रह, और फिर सप्तम भाव में आपकी जो राशि होगी वो है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी हैं गुरु ग्रह। तो बुध और गुरु अगर 6-8 पोजीशन में बैठे हैं, तो अगर लग्नेश से सप्तमेश अष्टम में चला गया तो सप्तमेश से लग्नेश छठे भाव में चला जाएगा। अगर ऐसा है कोई भी, मतलब 6-8 की अगर पोजीशन है, तो ये शादी के लिए शुभ नहीं माना जाता, ऐसा मैंने देखा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो जन्म कुंडली है उसमें 6-8 की अवस्था नहीं होती, लेकिन जो नवमांश कुंडली है, नवमांश कुंडली में 6-8 का पोजीशन होता है। अगर 6-8 का पोजीशन लग्नेश, लेकिन लग्नेश आपके लग्न कुंडली में कौन से ग्रह है? अगर लग्न कुंडली में गुरु मान लीजिए बुध ग्रह लग्नेश है, तो नवमांश में भी आप बुध की स्थिति देखिए। नवमांश का जो लग्न है वो मत देखिए, ठीक है। अगर वर्गोत्तम लग्न है तो नवमांश में भी बुध लग्नेश और सप्तमेश गुरु होंगे। अगर वर्गोत्तम नहीं है लग्न नवमांश में, तो फिर आपको नवमांश में देखना चाहिए कि लग्न कुंडली या D1 चार्ट या राशि चार्ट में जो लग्नेश है, जो बुध है फॉर एग्जांपल, तो बुध की स्थिति D1 के लग्नेश वो कैसे बैठे हैं नवमांश कुंडली में, और D1 चार्ट या राशि चार्ट के जो सप्तमेश है वो ग्रह आपकी जो लग्न कुंडली में वो D1 चार्ट में जो सप्तमेश है, सप्तम भाव के स्वामी हैं, वो आपके नवमांश कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं। अगर मान लीजिए लग्न कुंडली में वो 6-8 की स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर नवमांश कुंडली में वो 6-8 की अवस्था में है, 6-8 पोजीशन में है, तो भी ये विवाह के लिए शुभ नहीं माना जाता। ऐसी अवस्था में शादी अगर हो भी गई, विवाह अगर हो भी गया, तो उसके पश्चात, विवाह के पश्चात परेशानियां देखने को मिलते हैं। मतलब विवाह के पश्चात मतभेद की स्थिति, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, विवाद होना, एक दूसरे से दूरी बन जाना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बन जाना, या फिर अंत में कभी कभी ऐसा होता है कि विवाह टूट भी जाता है। तो अगर नवमांश में भी 6-8 की स्थिति है, 6-8 पोजीशन में है लग्नेश और सप्तमेश, तो विवाह के लिए शुभ नहीं है। विवाह हो भी गया तो आगे चलकर वो विवाह के लिए शुभ नहीं है, वो शादी के लिए शुभ नहीं माना जाता। प्रिय दर्शकों, और एक बात है, मैंने शुरुआत में विंशोत्तरी दशा की बात की थी, तो विंशोत्तरी दशा आपको देखना चाहिए कि वहाँ पे कौन से ग्रह की दशा चल रही है, क्या वो ग्रह द्वितीय, सप्तम, 11वें भाव से जुड़ा है, अगर नहीं भी जुड़ा है तो क्या वो शुभ भावों से जुड़ा है, पंचम, नवम, प्रथम। तो ऐसे भाव जो शादी को निगेट नहीं करते हैं, डिनाई नहीं करते हैं,
तो ठीक है, तो अंतर्दशा में सप्तम भाव का होना ज़रूरी है, तो वो मैंने बोला। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं, अगर उनकी महादशा चल रही है तो शादी हो सकती है। वो है, एक ग्रह है शुक्र, अगर शुक्र की महादशा चल रही है तो शादी हो सकती है। लेकिन अगर दशा पूरी तरह से सपोर्ट नहीं भी कर रहा है, क्योंकि शुक्र की महादशा है, शुक्र जो है प्राकृतिक रूप से शादी के, विवाह के कारक होते हैं, तो दशा में अगर पूरी तरह सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है, फिर भी क्योंकि शुक्र की महादशा है तो शादी हो सकती है। और एक ग्रह है राहु, अगर राहु की महादशा है तो भी शादी हो सकती है, ऐसा मैंने देखा है। हाँ, लेकिन उस समय अगर गोचर में शनि, गुरु और केतु का जो सपोर्ट है, सहयोग है, वो अगर मिल जाता है तो ये शादी ज़रूर हो सकती है, क्योंकि शुक्र की महादशा है, शुक्र खुद शादी के कारक हैं। तो गोचर के गुरु, शनि और केतु भी सपोर्ट कर रहे हैं तो शादी ज़रूर हो सकती है, या फिर गोचर में गुरु भी सपोर्ट कर रहे हैं तो भी शादी हो जाएगी, क्योंकि शुक्र की महादशा है, ऐसा भी हो सकता है। और अगर राहु की महादशा है, क्योंकि राहु जीवन में जो बड़ा परिवर्तन आता है हमारे जीवन में, कोई भी बड़ा चेंज, परिवर्तन, उसके कारक भी राहु होते हैं। वृद्धि जो होती है जीवन में वो भी राहु दिखा सकते हैं, अचानक से वृद्धि या परिवर्तन। इसलिए अगर राहु की भी महादशा है तो भी विवाह संभव है। हाँ, लेकिन गोचर में गुरु या शनि, ये जो ग्रह हैं, इनकी भी अगर, इनका भी सहयोग अगर गोचर में, इनकी भी शुभ दृष्टि अगर सप्तमेश या शुक्र पे पड़े तो फिर ये शादी, विवाह होने की संभावना होती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा कीजिएगा, और बेज़ुबान पशु पक्षियों के लिए भी मन में दया की भावना रखिएगा। शाकाहारी बनने की कोशिश कीजिए। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।